तो देखिए आज के विषय में हम लोग बात करेंगे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में रवि सक्सेना और रॉबिन सिंह की याचिका का डिफेक्ट दूर हो चुका है। दोनों की याचिकाओं का डिफेक्ट दूर होने के बाद संभवतः सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होती है फ्रेश केसेस पे वो होती है मंडे में, ट्यूसडे में और उसके बाद फ्राइडे में। तो दोनों की दोनों याचिकाएं एक साथ लगेंगी, संभवतः फ्राइडे में आ सकती है, संभवतः फ्राइडे में आएंगी दोनों याचिकाएं। ट्यूसडे में आ जाए तो पता नहीं, अदरवाइज मैक्सिमम चांसेस हैं कि फ्राइडे में आएंगे या फिर ट्यूसडे में भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है क्योंकि दोनों का डिफेक्ट दूर कराया गया है और डिफेक्ट कल दूर हो गए थे। आज थर्सडे है एंड कल फ्राइडे है, तो मे भी हो सकता है एक दो पे और डिफेक्ट दूर हो जाए आज कल में। उसके बाद जो भी नेक्स्ट वीक होगा उसमें कभी भी याचिकाएं लग सकती हैं। उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, देखिए सबसे सिंपल सी बात है। आप जब हाई कोर्ट में लड़ रहे थे उस टाइम पे आपने याचिका डाली थी, सरकार के ऊपर केस किया था कि आपने रिजर्वेशन सही तरीके से अप्लाई नहीं किया 69 चक्रवर्ती में। तो हम लोग पार्टी थे, हम लोग पिटिशनर्स थे, सरकार जो थी वो रेस्पोंडेंट थी। मामला डिवीज़न बेंच में गया, सेम मैटर फिर से रिपीट हुआ। हम लोग पिटिशनर थे, गवर्नमेंट रेस्पोंडेंट थी, जनरल के लोग जो थे वो थर्ड पार्टी थे। अब मैटर सुप्रीम कोर्ट में आता है। सुप्रीम कोर्ट में सिचुएशंस चेंज हो चुकी हैं। अब जो पिटिशनर हैं वो जनरल के अभ्यर्थी हैं, गवर्नमेंट जो है वो रेस्पोंडेंट है और उसके बाद जो हम लोग हैं वो थर्ड पार्टी हैं। ठीक है, तो शीलू पाल लिख रही हैं धरने में नहीं आया। मैं धरने में आया था, देखिए मैं धरने में जितना आ सकता हूँ उतना आया हूँ। मैं मंडे को था पूरे दिन वहीं पे, और क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी ज़रूरी है, यहाँ पे चीज़ें कंप्लीट करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी चीज़ इधर उधर थोड़ी भी गड़बड़ होती है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। हम लोगों को चारों तरफ से सजग रहना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी हैं। अब हम लोग देखिए बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आपको किस तरीके से लड़ना है, हम लोगों को किस तरीके से जीत मिलेगी, किस तरीके से एडवोकेट करना, मैं सब चीज़ बता दूंगा, आप परेशान मत होइए। क्योंकि आप मुकुल यादव एक ही मैसेज बार बार लिखे जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। तो मैं अब देखिए दूसरा है कि SPL, मैं अपनी पहले बात कंप्लीट करता हूँ, आपके सभी के रिप्लाई करूँगा। देखिए पहली बात तो लोग इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूज हैं जो मैंने अभी बताई। थर्ड पार्टी हम लोग होंगे, लोगों को मे बी हो सकता है वर्गलाया जा रहा है या फिर मे बी नॉलेज का अभाव है जो लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि हम, कोई कह रहा है हम SLP के थ्रू जुड़ेंगे, कोई बोल रहा है याचिका के थ्रू लेके जाएंगे, तो कोई बोल रहा है क्या ये कि, तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जो तथ्य होते हैं उनको जानना, समझना, परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे पिटिशनर, क्योंकि आप केस जीते हुए हो, आपको तो सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका सिंपल सा स्टैंड है कि सरकार उसको फॉलो करे, राइट। अब जो लोग हारे हैं वो लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में वो लोग बनेंगे पिटिशनर, गवर्नमेंट को बनाएंगे रेस्पोंडेंट, ठीक है। हम लोग करेंगे उसमें थर्ड पार्टी का काम। आप इस तरीके से समझिए, जैसे शिक्षा मित्र वाले केस में शिक्षा मित्र जो थे 90-97 वाली कट ऑफ में, वो शिक्षा मित्र जो थे वो पिटिशनर थे, गवर्नमेंट रेस्पोंडेंट थी, और उसके बाद जो BEd BTC लीगल टीम फला ढिमका जितनी भी थी वो सारी की सारी थर्ड पार्टी थी, ठीक है। तो जो थर्ड पार्टी होती हैं वो केस में इंटरवीन करती हैं। हमने कैविएट पहले से लगा रखी है जिसके थ्रू हम लोगों को याचिकाएं रिसीव हो रही हैं, तो वी आर कैविएटर्स, ठीक है। तो लोगों के मन में ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हम किस तरीके से जुड़ेंगे। तो टीम के सारे साथी, पहली बात तो ये दिमाग से कोई भी भ्रम निकालना बंद कर दे, फैलाना बंद कर दे लोगों के दिमाग में, या फिर अगर कोई भ्रम, अगर अपने आप को उसको भ्रम नहीं समझता है तो फिर अपनी जानकारी को अपडेट करे।
जो भी पिटिशनर रिलीफ होता है, पहली बात तो संभव नहीं है इस केस में, इस चीज़ को मैं डे 1 से बोलता आ रहा हूँ, पहली बात तो संभव नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर इन केस 1% केस में मैं मान भी लूँ, तो वो जो भी लोग जाएँगे सबको मिलेगा। कोई इसमें वो नहीं होगा कि इसको मिलेगा, ये इसके थ्रू जुड़ रहा है, वो उसके थ्रू जुड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, सिंगल बेंच में, डबल बेंच में आप किसके साथ किस याचिका में जुड़े से थे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंगल बेंच का केस सिंगल बेंच में ख़त्म हो गया, डबल बेंच का केस डबल बेंच में ख़त्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट में कोई किसी के साथ भी जुड़ सकता है, इस तरह की कोई भी किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होती। बशर्ते आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हम सिंगल बेंच में कहाँ थे या डबल बेंच में कहाँ थे, या फिर हम थर्ड पार्टी हैं तो हम क्यों थर्ड पार्टी हैं, हम 68 की लिस्ट में है इसलिए थर्ड पार्टी हैं। ये आपको कोर्ट को क्लियर करना पड़ता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ पे था, कौन कहाँ पे नहीं था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी एक भ्रम है जो लोगों के दिमाग में फैलाया जाता है, और भ्रम क्यों फैलाया जाता है वो आप सबको अच्छे तरीके से पता है। तो देखिए, भ्रम की जब बात आई है तो मैं आपको बता दूं, पहली बात, लोगों को अभाव होता है जानकारी का, या फिर जो लोग लड़ रहे होते हैं पैसा कमाने के चक्कर में या फिर पैसा ज़्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में लोगों के अंदर भ्रांतियाँ पैदा करते हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ पे नौकरी के लिए लड़ रहे हैं और सब किसी को थोड़ा डर लगता है कि मेरी नौकरी किसी भी एंगल से बचे। तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें डाली जाती हैं। बेंच में बाई डिफ़ॉल्ट डिफेक्ट दूर करने के बाद याचिका जाती है। आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझते, मेरी समझ में नहीं आता है कि कोई अभी आप जो जनरल की पिटीशन आई है सुप्रीम कोर्ट में, अब हम लोग क्या चिल्ला रहे हैं, उन्होंने सारे डिफेक्ट दूर करा लिए हैं, ये शब्द चिल्ला रहे हैं हम लोग। जब डिफेक्ट दूर करवा लिए तो सारी इसकी सारी याचिकाएं सुनवाई के लिए आ जाएंगी। लेकिन लोगों के दिमाग में डिवीजन बेंच में ये भ्रम फैलाया गया कि याचिकाओं में डिफेक्ट लगा हुआ है। अरे भैया, अब मैं उनको गधा बोलूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, देखिए, लेकिन ये हकीकत होती है, जब तक किसी भी याचिका का डिफेक्ट दूर नहीं होता उसमें सुनवाई नहीं लग सकती। उसके बाद SPLAD स्पेशल अपील डिफेक्टिव या इस तरह के स्टेटस कुछ भी आते हैं, मतलब उसके डिफेक्ट सारे दूर हो चुके हैं तभी वो टैग हुई है। बिना डिफेक्ट दूर हुए वो टैग नहीं हो सकती है। इस चीज़ को अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लें। लेकिन इसके नाम पर लोगों से पैसे लिए गए, जो कि लोगों के अंदर एक भ्रम फैलाया गया था, जो कि कभी ज़रूरत नहीं थी। आप अपने दिमाग में ये चीज़ अच्छे से रख लीजिए कि जब तक किसी भी पिटीशन के डिफेक्ट सारे दूर नहीं होते वो टैग नहीं हो सकती है, वो सुनवाई में नहीं आ सकती है। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़, हम लोगों ने कभी भी जितने ज़रूरत थी, जो लीगल ज़रूरत थी पैसे की, वही पैसों की डिमांड करी। सीनियर लॉयर की कैटेगरी में 25 साल का उनको अनुभव है, 25 साल से सर्विस मैटर के केसेस को लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें वो ना रहते हो, या बेसिक के ऐसे कोई भी केस नहीं है जिसमें वो ना रहते हो। हमें बाकी AOR से वो थोड़े महंगे पड़ेंगे, लेकिन हाँ, उनके अंदर कैपेबिलिटी है किसी भी सीनियर के सामने बहस करने की, कोई भी आ जाए। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब हम जो सीनियर सुपर सीनियर जिनकी बात कर रहे हैं उनके बारे में। देखिए, आज मैंने वही बताया कि जैसे हम लोग डिवीजन बेंच में सिंगल बेंच में हमने इंट्रोड्यूस किया था संदीप दीक्षित जी को, जिसको लोग बात पहले बेकार बताते रहे, उसके बाद सबको जब समझ में आया कि हाँ ही इज़ द बेस्ट लॉयर, तो डिवीजन बेंच में उन्हीं के पास वापस से पहुँचे थे, उन्होंने ही फाइनल बहस करी थी। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी जो नाम इंट्रोड्यूस होगा आप लोगों के सामने, आप कभी रिग्रेट नहीं करने पाएंगे, और सुपर सीनियर का नाम इंट्रोड्यूस होगा। वो आप लोगों के पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से इस चीज़ को लेते हैं। उसके बाद देखिए, मैं आयोग टीम की चीज़ों को बता दूं कि आयोग टीम ने हमेशा केस के लिए जो हित में रहेगा वो उसी को बात किया। लेकिन मैं आपको 200% की गारंटी दे सकता हूं कि B.Ed पे कभी भी किसी भी तरह का कोई धुआं तक नहीं आ सकता। लोग क्यों इसको इशू क्रिएट कर रहे हैं? हमारी याचिका B.Ed के ही नाम से जाएगी। हमारी टीम में मनोज भाई, राहुल मौर्य, ललित, राम पूजन, प्रमोद झा, सब तो B.Ed है, उनके नाम से याचिकाएं जाएंगी। अब उसके बाद लोग इस चीज़ को मुद्दा बना रहे हैं। हाँ, ये भी जो मेरे सुनने में आया कि कुछ एक वकील को हायर किया गया है, वो बैकडोर से B.Ed का अपोज करेंगे।
जैसे कि सिंगल बेंच में भारती पटेल के द्वारा कराया गया। सिंगल बेंच में ये बोला गया कि 6800 नहीं चाहिए, बैकडोर से बोला गया। बोला पहले ये गया कि हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में डाली गई। तो इसी तरीके से यहाँ पे चीज़ें आएंगी। और एक आध दो याचिकाएं हैं जो भारती पटेल में थे, जो 68,500 में लोग थे। अवनीश, मैंने जो सुनने में आया है कि वो लोग बीएड के खिलाफ याचिका तैयार करवा रहे हैं। तो लेकिन मैं आपको ये अश्योर कर दूँ, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। 4 से 5 पॉइंट हैं हमारे पास जो बीएड को, 4 से 5 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, 1-2 की नहीं बात कर रहा हूँ। 4 से 5 पॉइंट विद लीगल एविडेंसेस हमारे पास ऐसे हैं कि आप 5 तो छोड़िए, 1 या 2 को नहीं काट सकते हैं कोई भी। तो इसमें जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं वो किसी भी तरीके का कोई भी टेंशन जबरदस्ती का अपने दिमाग में ना लें। हमारे वकील अस्वस्थ हैं उसको लेकर के, ठीक है। बीएड का जो मुद्दा फैलाया जा रहा है लोगों के बीच में, वो एक सिर्फ पैसा कमाने का जरिया हो सकता है, वो लोगों को अट्रैक्ट करने का जरिया हो सकता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, जो कि मैंने सीनियर, फिर से मैं वही बात कर रहा हूँ, लोग बार बार सीनियर के लिए बोल रहे हैं, मैं भी नाम रिवील नहीं करूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एट द मोमेंट में भी हो सकता है शाम तक हम आपको नाम भी बता दें, शाम तक, लेकिन शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा उसको लिए। लेकिन मैं ये इस बात की जिम्मेदारी के साथ बोल सकता हूँ कि जब वकील का नाम आएगा आप लोग कहोगे कि हाँ, हमें किसी तरह का कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन वो नाम आने के बाद आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करना है या नहीं करना है, क्योंकि वो बिना पैसे के तो नहीं आ सकता। मैं अपना खेत बेच के नहीं ला सकता, जो क्लियर बात है वो एकदम क्लियर है। कोई भी टीम का सदस्य बिना पैसे के नहीं ला सकता, उसके लिए सब लोगों को जुटना पड़ेगा। मैं फिर से बता दूं, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट नहीं है, ये हाई कोर्ट नहीं है। यहाँ पे जो वकील संदीप दीक्षित जी 1.5 लाख रुपए लेते थे, उस तरह का सीनियर जो सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा सीनियर होता है, वो यहाँ पे 10, 12, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए यूं तुरंत मांग लेते हैं। अभी कपिल सिब्बल जी अभी एक केस में परसों अपीयर हुए हैं, हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने 22 लाख रुपए पर अपीयरेंस चार्ज किया है। जितने भी बड़े बड़े ब्रांडेड वकील हैं, एक दिन की उनकी मोटी मोटी इनकम 1.5 से 2 करोड़ रुपए की होती है। 20 लाख 22 लाख रुपए वो चार्ज करते हैं, 15 लाख से तो मैक्सिमम ऊपर ही चार्ज करते हैं। तो आप लोगों को किस तरीके से लेके आना है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे समझना जरूरी है कि क्या जो सीनियर होते हैं, सुपर सीनियर, जिनकी हम लोग इस तरह के वकीलों की बात कर रहे हैं जो 20 लाख 22 लाख लेते हैं, क्या ये केस नहीं हारते हैं? जरूर हारते हैं। शिक्षा मित्रों का एक ऐसा केस है आपके सामने जो नजीर बना हुआ है। शिक्षा मित्रों ने एक ऐसा वकील नहीं छोड़ा था सुप्रीम कोर्ट में जिसको नहीं हायर किया हो। गवर्नमेंट उनके साथ पूरे तरीके से खड़ी थी, लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में क्या हुआ आप लोगों के सामने। तो हमारी जो रणनीति है, देखिए अब मैं आपको रणनीति की बात बता दूं। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है कि किसी तरह का भी सुप्रीम कोर्ट से स्टे ना होने पाए। फर्स्ट प्रायोरिटी, हम किसी भी तरीके का स्टे नहीं होने देंगे सुप्रीम कोर्ट में। उसको क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, डिवीजन बेंच ने जो ऑर्डर दिया है, उस डिवीजन बेंच के ऑर्डर में इमीडिएट इम्पैक्ट किसी पे नहीं होना है। इमीडिएट इम्पैक्ट होना है तो सिर्फ उन लोगों पे होना है जो नए लोग नौकरी पाएंगे, उनको नौकरी मिलनी है। बाकी जिन लोगों को बाहर आना है उन लोगों पे किसी तरह का कोई भी इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होगा, ना ही किसी के डिस्ट्रिक्ट बदले जाएंगे। ये भी मैं बता दूं, जो सुनने में आ रहा है, मतलब इमीडिएट इम्पैक्ट अगर बदले भी जाएंगे तो मार्च से पहले कुछ नहीं होना है। सिर्फ अभी जो होगा कि नए लोगों को नौकरी देनी है। तो इसलिए जो लोग इम्पैक्टेड लोग हैं वो इमीडिएट कोई भी नहीं है, मार्च से पहले कोई भी इम्पैक्टेड नहीं है। इसलिए किसी भी तरह के स्टे की चांसेस नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ये जरूर देखती है कि कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। जब कोई जज के सामने चिल्ला के जाएगा कि 70,000 लोगों की नौकरी का सवाल है, तो जज केस को जरूर सुनेगा, वो सुनने से मना नहीं कर सकते। लेकिन स्टे से हमें कैसे बचाना है, उसके लिए हमें सीनियर लाना पड़ेगा, और हमें उसकी आगे की तैयारियां अब जो हम लोग पहले से चालू कर चुके हैं, तो वो बिल्कुल नहीं होने देना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई जो भी लोग हमारे अपोजिशन में आ रहे हैं, वो लोग ज़्यादा ही चूँचा चपैट करेंगे, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि उनकी सैलरी अभी से होल्ड की जाए। आप कराइए स्टे,
हमारी कोशिश आगे ये भी रहेगी, अगर आप स्टे करते हैं तो हम लोगों को जब से ये केस सब्जेक्ट टू पिटीशन हुआ है वहाँ से सैलरी प्रोसीड कराई जाए। आप 6 साल तक लटकाइए सुप्रीम कोर्ट, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें सैलरी प्रोसीड कीजिए वहाँ से। जो लोग लिस्ट आने में नए आने हैं, आप पहले लिस्ट को तो बनने दीजिए। आपको कैसे पता कि कौन लोग बाहर जा रहे हैं, कौन लोग नहीं जा रहे हैं? हमें पता है कि कौन लोग अंदर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार 6800 की लिस्ट पहले ही दे चुकी है, तो हम लोगों के पास सिक्योरिटी है कि कौन लोग अंदर आने हैं। लेकिन आपके पास क्या सिक्योरिटी है कि कौन लोग बाहर जाने हैं? आप लिस्ट प्रिपेयर होने दीजिए, उसके बाद बात कीजिए। और लिस्ट प्रिपेयर होने के बाद भी आपके पास मार्च तक का टाइम है। अब लड़िए सरकार से, गिड़गिड़ाइए उनके सामने, कुछ दया मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दया शायद वो उसकी उम्मीद बहुत कम है, बिकॉज सरकार को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोगों को रखना है तो किस तरीके से रखना है। तो पॉइंट ये है कि इमीडिएट इम्पैक्ट किसी का हो नहीं रहा है। नए लोगों को नौकरियां मिलनी है जो 4 साल से बाहर रो रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। इतना कोर्ट के भी समझ में आता है, जज के भी समझ में आता है। और उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो समझाने के लिए हमारे वकील बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें नहीं समझा सकता या फिर नहीं बोल सकता हूँ ऑन कैमरा। ठीक है, इसमें कुछ जनरल के लोग मेरे लाइव में आज जुड़े हुए हैं, तो मैं उन लोगों को भी अच्छे तरीके से बता दूं कि आप लोग यहाँ पे कमेंट करने से कुछ नहीं होना। आप कोशिश कीजिए कि आप लोगों ने जो याचिकाएं डाली हैं, जिनमें क्षमा याचिका, दया और भावनाओं की कोशिश की गई है, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए उन पर। आप बोलिए जो पहले बोल रहे थे, आप चौड़े में आके बोलिए कि आप रिजर्वेशन स्कैम नहीं हुआ, अभी बोलिए। आप आयोग से भी हारे हैं, अधिकारी आयोग में भी तलब किए गए थे, आप सिंगल बेंच से भी हारे हैं, सिंगल बेंच ने भी रिविजिट करने को बोला है 94 के को यूज करते हुए। आप डिवीजन बेंच से भी हारे हैं और आप सुप्रीम कोर्ट से 110% हारेंगे। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैंने आज पिछले मेरे सारे के सारे वीडियोज आप कुछ भी उठा के देख लीजिए, कभी कोई हवाई बात नहीं करी होगी। जो फैक्ट है उस पर मैं बात करता हूँ, और फैक्ट ये है कि आप 94 के रिजर्वेशन रूल को 1981 की नियमावली को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। ये भर्ती 1981 की नियमावली और 94 के रूल के अकॉर्डिंग होनी है तो होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में। आप जाके सुप्रीम कोर्ट तो छोड़िए, सॉरी, जो हेग में जो लोग बहस करते हैं, आप वहाँ से जाके पकड़ के लाइए वकीलों को और आइए मैदान में। बहुत पैसा इकट्ठा करने से नहीं हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा होने से आप केस नहीं जी सकते, आप सच्चाई को नहीं दबा सकते हैं। अगर ऐसा होता तो आज की डेट में कभी भी बीजेपी के अलावा कोई सरकार नहीं बन सकती थी इस देश के अंदर, या फिर बहुत ज़्यादा पैसा होने से या बहुत ज़्यादा वकील होने से आज शिक्षा मित्र नौकरी कर रहे होते, उनके पास भी बहुत था। लेकिन अंत में होना क्या है? होना वही है जो संविधान के अकॉर्डिंग नियत है। 94 की नियमावली लगेगी तो लगेगी, और उसमें कोई चूचा पाट करेगा, कोई अधिकारी आपका साथ देगा, अभी तक तो कोई देता दिख नहीं रहा है, अगर देगा तो उसको जेल होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 94 का रूल कह रहा है, आप पढ़िए उसको सही तरीके से। उसमें क्लियर लिखा है कि जो भी अधिकारी या जो भी उसका उल्लंघन करेगा, आप एग्जाम्पल ले लीजिए ना, हरियाणा का 3000 की भर्तियाँ थी, जेल में जाना पड़ा था।